आपने काफ़ी हस्बैंड और वाइफ के मर्डर रिलेटेड केसेस तो सुने होंगे कि पति ने गुस्से में पत्नी को मार के उसके बॉडी को सूटकेस में छुपा दिया, या डाउरी का डिमांड पूरा ना होने से पत्नी को जला दिया, या पत्नी ने आशिक के प्यार में पागल होकर अपने पति को मार के ड्रम में छुपा दिया। पर आपने कभी ऐसी कहानी नहीं सुनी होगी जहां कातिल कत्ल करते वक्त अपने पार्टनर के साथ लाइव चैट कर रहे हो। इससे पहले ना ऐसी कहानी सुनी होगी और ना ही ऐसे टेक्स्ट या मैसेजेस पढ़े होंगे जहां एक कातिल 3 घंटे से अपने विक्टिम को मारने की कोशिश में है, पर समझ नहीं पा रहे हैं कि वो जिंदा है या मर चुके हैं। और कंफ्यूजन की इस आलम में वो अपने पार्टनर से लगातार इंस्टाग्राम पर एक चैट के जरिए लाइव जुड़े हुए हैं। यानी एक तरफ वो अपने घर के अंदर अपने विक्टिम को और दूसरी तरफ उसी वक्त वो अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ इंस्टाग्राम पर चैट के साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। न सिर्फ जुड़े हुए हैं बल्कि हर चीज बता रहे हैं। अब मैंने ये किया, अब मैंने वो किया, अब ऐसे हो रहा है, तुम बताओ क्या करोगे, तुम बताओ इसमें सजेस्ट करो क्या करना है, इसका क्या करना चाहिए, मदद के लिए आ जाओ। इस पूरी चैट को कोई पढ़ ले रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चैट्स में बातें तो सिंपल थी, जैसे कोई अपने काम में फंसा है और वो मदद के लिए अपने दोस्त से ये सारे सवाल पूछ रहा है, पर वो काम था किसी का मर्डर और सवालें खूनी। जब बातें आगे बढ़ने लगी तो चैट सिंपल से डेंजरस बन गई, जैसे कि जरा चेक करके बताओ कि अगर नींद की गोलियां देने के बाद इंसान कितने देर में मरता है, क्या उसे उल्टियां होती है। इस कहानी को सुनने से पहले मैं आपको वो चैट पढ़कर सुनाती हूँ जिसमें सिचुएशन ये है कि एक पत्नी अपने पति को जो बिस्तर पे लेटा हुआ है उसे मारने की कोशिश कर रही है, और उसी दौरान उसी वक्त वो अपने प्रेमी के साथ बात भी कर रही है जो उसके गली के आसपास ही मंडरा रहा था। चैट्स पढ़ के आपको कहानी का 25% समझ आ जाएगा और बाकी मैं आपको आगे बताऊंगी। पत्नी का नाम है सुष्मिता और प्रेमी का नाम है राहुल। सुष्मिता: कब तक वेट करेंगे? राहुल: जब तक तुम बोलो। सुष्मिता: 4 बजे तक देखते हैं। राहुल: ज्यादा नहीं हो जाएगा? सुष्मिता: तब तक सो रही हूं मैं फिर। सुष्मिता: तो तुम ही बोलो। राहुल: थोड़ा पहले। सुष्मिता: ठीक है तो बोलो सही, कब तक आओगे? इसके बाद दोनों फिर कुछ देर वीडियो कॉल में बात करते हैं। फिर इसके बाद एक मिस्ड कॉल भी आता है जो रिसीव नहीं हुआ, तो आगे वो चैट्स में बातें करना शुरू करते हैं। राहुल: हाँ तो अभी आ जाता हूँ। सुष्मिता: 1 घंटा और देख लेते हैं। राहुल: बोलो। 3 बजे तक आ जाऊँगा, घर की गली में हूँ, बोलो तो आऊँ। सुष्मिता: कहाँ हो अभी? राहुल: घर पर। सुष्मिता: क्या करें? राहुल: तुम बोलो। सुष्मिता: कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, तुम बोलो अब क्या करें? राहुल: मैं क्या बताऊं, तुम बोलो। सो रहा है क्या अभी, या क्या हुआ? सुष्मिता: हाँ सो रहा है। राहुल: बस फिर तुम अच्छे से सोच लो और फिर बोलो। सुष्मिता: शौक के लिए बोल रहे हो? राहुल: हाँ। सुष्मिता: मैं सोच रही थी कि दवाई से ही काम हो जाता, इसीलिए तो इतना देर रुकी। राहुल: और दवाइयाँ खिला दो, एक साथ सारी की सारी ट्राई कर लो, हो सकता है तो। सुष्मिता: 2 या 2.5 ही बचा है बस। राहुल: कितनी दे दी? सुष्मिता: दही नहीं खाई वरना वेस्ट हुई। राहुल: अच्छा 15 टैबलेट होती है। सुष्मिता: ये कहानी मैं सामने बता दूंगी, एक बार ये चेक करके देखो कि कितने देर में डेथ होनी चाहिए। दवाई खाने के लगा लो, खाना खाया हुए उसे 3 घंटे हो चुके हैं, वॉमिट पॉटी नथिंग, और डेथ भी नहीं आ रही। राहुल: ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा कि कब तक, मतलब कब तक मौत होती है। सुष्मिता: फिर क्या करें, कुछ तुम सजेस्ट कर दो प्लीज़। राहुल: यार अगर कुछ हमें समझ ही नहीं आ रहा है तो दे दो शॉक, और क्या। सुष्मिता: शॉक के लिए कैसे बांधते हैं? राहुल: टेप से। सुष्मिता: बहुत स्लो सांसें ले रहा है। राहुल: अच्छा। सुष्मिता: टूटी मारी हल्की तो हिला। राहुल: जितनी भी दवाई है सारी दे दो अगर हो सके तो। सुष्मिता: ट्राई करती हूँ। राहुल: किया ट्राई? सुष्मिता: मुंह नहीं खुलवा पा रही, पानी तो डल पा रही पकड़ के, पर दवाई नहीं डाल पा रही। राहुल: अच्छा लास्ट ट्राई करो। सुष्मिता: अरे 5-6 बार ट्राई किया मैंने। राहुल: नहीं तो फिर शौक से ट्राई करते हैं, टाइम भी निकल रहा है। सुष्मिता: तुम आ जाओ, साथ मिलके शायद खिला पाए। राहुल:
चलो चलो मैं आता हूँ। सुष्मिता, यही मैसेज करना। राहुल, ओके। सुष्मिता, ओके। कौन सा? राहुल, ऊपर वाला उठ गया तो। इसके बाद ऑडियो कॉल एंड देन कॉल डिस्कनेक्टेड। सुन के कितना अजीब लगता है कि दो ऑर्डिनरी लोग कैसे कैजुअली अपने ही जान पहचान के इंसान के मर्डर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वेलकम टू बिफोर एंड बियॉन्ड। तो ये है कहानी का फर्स्ट पार्ट। तो इस पूरे कॉन्वर्सेशन से 2-3 चीज़ें समझ में आ गई। पहली चीज़ ये कि सुष्मिता ने अपने पति को नींद की दवा दी। 15 पहले उसने दही में मिलाकर उसके पति को दिया खाने को, लेकिन उसने खाया नहीं। फिर उसने दाल की रोटी और खाने में गोली मिलाकर अपने पति को खाने दी, जो उसने खा लिया। अब बची हुई गोली को अपने पति को खिलाने की काफी कोशिश कर रही है, लेकिन वो पति जो ऑलरेडी गहरी नींद में था, उसका मुंह नहीं खुल रहा। पानी तो लिक्विड है जो मुंह में चला जा रहा है, पर टैबलेट कैसे डालें? तो जब ये नहीं हो रहा है तो वो पूछ रही है कि क्या करूं। ये बातचीत सुबह के 3:30 से 4 बजे के दरमियान हो रही है। तो थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी, क्योंकि सुष्मिता को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका पति मर गया है या मर रहा है या मरने वाला है, बेहोश है या सच में मर गया। वो समझ नहीं पा रही थी और उसको इंश्योर करना था कि उसका पति मर जाए। तो इसीलिए प्रेमी राहुल के कहने पर फिर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देती है। अब इलेक्ट्रिक शॉक कैसे दिया जाए, ये पूछने पर राहुल कहता है कि उसके हाथ और चेस्ट पे टेप लगा दो और जो वायर है उसे उन जगहों पे रख दो। सुष्मिता वर्ड बाय वर्ड इंस्ट्रक्शन समझ के उसको टेप के साथ चिपका देती है ताकि वो बॉडी से टच करे और फिर उसको स्विच में डालकर स्विच को ऑन कर देती है। इलेक्ट्रिक शॉक से उसका पति मर जाता है। ये करीब 4 से 4:30 बजे के दरमियान हुआ, जब नींद की गोली से और फिर इलेक्ट्रिक शॉक देकर करण की मौत हो गई। उसके 5 घंटे बाद यानी सुबह 9 बजे के वक्त सुष्मिता रोती चीखती चिल्लाती अपने ससुराल के घर पहुंचती है, जो उनके घर के थोड़ी सी दूर पे था। वहां जाके रोती हुई करण के छोटे भाई कुणाल को कहती है, तुम्हारे भाई उठ नहीं रहे हैं, मैं कई बार उनको हिला रही हूँ, कुछ सुन नहीं रहे, जवाब नहीं दे रहे, पता नहीं क्या हो गया, मैं परेशान हूँ, मुझे डर लग रहा है। घबराता हुआ छोटा भाई नंगे पैर भाग के उनके घर पहुंचा और जब देखता है अपने भाई को हिलाने की कोशिश करता है, आवाज़ देता है, तो वो रिस्पांस नहीं मिलता। जिसके बाद वो लोग उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसे डेड डिक्लेयर कर देते हैं, क्योंकि करण की मौत तो पहले ही हो चुकी थी। लेकिन डॉक्टर को एक बहुत बड़ी अजीब चीज़ दिखाई दी। उसने देखा हाथ और चेस्ट पर जलने का निशान है। ये कैसे? करण का मामला लग रहा है। घर वालों ने भी घर पे बिजली का तार देखा था। डॉक्टर ने कुछ शक जताते हुए पुलिस को कॉल किया, क्योंकि ये अननेचुरल डेथ था। अब एक 37 साल का नौजवान की बिजली के झटके से मौत, कहीं ना कहीं कुछ डाउट तो होगा। तो पुलिस ने भी इसे अननेचुरल डेथ माना और कहा कि पोस्टमार्टम करेंगे ताकि मौत की सही वजह पता चले। अब जैसे ही पोस्टमार्टम की बात आई, घर वाले परेशान और खासकर 2 लोग, एक सुष्मिता और दूसरा राहुल। सुष्मिता अपने पति के पोस्टमार्टम करने से मना करती है, ये कह के कि वो नहीं चाहती कि उसके पति के बॉडी के साथ चीरफाड़ हो, पर मना करने की असली वजह तो कॉज ऑफ डेथ को छुपाना था। रोती और गिड़गिड़ाती हुई सुष्मिता को देखकर कुछ लोग भी पोस्टमार्टम करने से मना करने लगे, पर एसीपी तक जब बात पहुंच गई तो उन्होंने भी शक जताया कि ये अननेचुरल डेथ है, तो पोस्टमार्टम करने का ऑर्डर मिल गया। करण के बॉडी को सरकारी अस्पताल यानी दीनदयाल उपाध्याय दिल्ली को भेज दिया गया। अब मॉर्चरी में उधर पोस्टमार्टम संडे को हो रहा था और मंडे को बॉडी मिलना था। पूरे मोहल्ले में शोक, सब अफसोस और सुष्मिता को लेकर हर एक के मन में हमदर्दी की इतने जवान उम्र में वो विधवा हो गई, और सभी अफसोस जता रहे हैं और बॉडी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। अब कहानी का सेकंड पार्ट। ये विक्टिम का नाम करण था। करण नोएडा का एक कंपनी में जॉब करता था और उसका काम था प्रोडक्ट एनालिसिस, यानी टू चेक वेदर एनी प्रोडक्ट इज़ वर्किंग फाइन और नॉट। वो एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान था, ठीक ठाक नौकरी थी। 10 साल पहले उसकी शादी सुष्मिता से हुई थी। वो भी पहले जॉब करती थी, फिर उनका एक बेटा हुआ तो उसने जॉब छोड़ दी और ये लोग उत्तम नगर दिल्ली में रहने लगे। शादी के कुछ दिन बाद सुष्मिता ने अपने पति से कहा कि वो करण के माँ बाप से अलग रहना चाहती है। तो जहाँ पे करण अपने माँ बाप के साथ रहता था, उसकी एक गली छोड़कर करण ने एक दूसरा घर खरीद लिया, जहाँ वो अपनी बीवी सुष्मिता और बेटे के साथ रहने लगे। एक गली छोड़कर करण के माँ, उसके छोटे भाई और उसकी बहन रहते थे।
सब कुछ ठीक चल रहा था, एक नॉर्मल सिंपल फैमिली लाइफ जैसे चलता है। जिस बिल्डिंग में करण और सुष्मिता रहते थे, उसी बिल्डिंग या उसी लोकेलिटी में कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक रहता था एक और शख्स जिसका नाम है राहुल। अब राहुल करण का पैटर्नल कजन है, यानी करण के चाचा का बेटा। क्योंकि राहुल करण से उम्र में छोटा था तो करण उसे अपने छोटे भाई की तरह मानता था, और जिसके चलते राहुल का सुष्मिता और करण के घर आना जाना लगा रहता था ऑन अ रेगुलर बेसिस। अब क्योंकि करण की नौकरी ऐसी थी कि वो लेट रात तक ऑफिस में काम करता था और घर भी लेट आता था, तो सुष्मिता घर में अकेली रहती थी। तो इसी अकेलेपन में जब राहुल आके सुष्मिता के साथ टाइम स्पेंड करता तो धीरे धीरे राहुल का उनके घर आने का असर उनके रिश्ते पे पड़ने लगा। 2 साल पहले 2023 में अचानक राहुल और सुष्मिता, देवर और भाभी के बीच इश्क पनपने लगा। दोनों में इश्क हो गया। अब क्योंकि दोनों का रिश्ता एक भाभी और देवर का है, तो किसी को शक भी नहीं हुआ कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है, जिसका फायदा लेके दोनों खुल के मिलने लगे। धीरे धीरे वक्त बीता, 2 साल हो गए। अब ये लगा कि कब तक यूं ही मिलते रहेंगे, कुछ सोचना पड़ेगा अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। तो सुष्मिता के दिमाग में एक खतरनाक प्लान पनपने लगा। उसने राहुल से कहा कि देखो, करण के पास बहुत प्रॉपर्टी है, पैसा है, नौकरी से अच्छा खासा सेविंग भी है। अगर करण को हम रास्ते से हटा दें तो उसकी सारी प्रॉपर्टी, पैसे हमारे, और फिर माता मनाने के कुछ दिन बाद हम शादी कर लेंगे और अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे, प्यार वाली। और दोनों प्लान बनाना शुरू किए कि करण को रास्ते से कैसे हटाए ताकि किसी को शक ना हो। इसका तो एक ही सोल्यूशन है, नेचुरल डेथ। एक ऐसा मौत जो नेचुरल डेथ दिखे ताकि पुलिस को शक ना हो। तो दोनों ने सोचा कि क्यों ना करण के खाने में नींद की गोली मिला दे तो उसे हार्ट अटैक आ जाएगा और मौत हो जाएगी। पर नेचुरल डेथ तो सिर्फ भगवान के हाथ में है, हमारे बस की होती तो हम खुद ना भगवान बन जाते। पर लालच में डूबा इंसान को इस बात की समझ कहाँ। तो राहुल कुछ नींद की गोलियां खरीद के सुष्मिता को दे देता है। 14 जुलाई को सुष्मिता कई सारी गोली दही मिलाकर करण को देती है खाने को, क्योंकि करण को दही बहुत पसंद था। पर इत्तेफाक से करण उस रात दही नहीं खाया तो कुछ पिल्स वेस्ट हो गए। पर सुष्मिता ने चालाकी से उसके सब्जी में भी पिल्स मिला दिया जो करण ने खा लिया। क्योंकि दूसरे दिन संडे था, करण ने लेट खाना खाया और फिर 12 बजे के करीब वो जाके सो गया। इधर सुष्मिता की नींद उड़ी हुई थी, क्योंकि उसके और राहुल के लिए तो ये कयामत वाली रात थी। पति और भाई को रास्ते से जो हटाना था, वो जागी हुई थी और बीच बीच में चेक करने जाती थी कि नींद की गोली का असर हुआ कि नहीं। और फिर 2 बजे से वो राहुल से चैट करना शुरू करती है। राहुल जो पास में ही रहता था, उसी गली में टहल रहा, परेशान कि पता नहीं इस घर से क्या रिपोर्ट आएगी, और वो इंस्टाग्राम के चैट पर सुष्मिता को गाइड करता था। अब कहानी का 3rd पार्ट। संडे को इस मौत का खुलासा हुआ। मंडे को पोस्टमार्टम के बाद बॉडी फैमिली को सौंप दिया गया। अब तक पूरा मोहल्ला और सारे रिश्तेदार सुष्मिता, जिसका रो रो के बुरा हाल था, उससे हमदर्दी जता रहे हैं कि इतने कम उम्र में वो विधवा हो गई। क्योंकि दोनों में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था और दोनों काफ़ी खुश थे अपने ज़िंदगी में, घूमते फिरते पार्टी करते। तो किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एक हंसता हुआ नॉर्मल कपल की लाइफ ऐसी दर्दनाक कैसे बन गई। खैर, पोस्टमार्टम के बाद तमाम विधि विधानों के साथ करण के बॉडी को शमशान ले जाया गया, जहां उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार करने के बाद सारे रिश्तेदार घर लौटते हैं। जब घर लौटते हैं तो एक परंपरा रही है कि कोई शमशान से आए तो पहले उसको नहाना चाहिए। घर में दाखिल होने से पहले तो सभी पुरुष नहाने चले गए। इत्तेफाक से शमशान से आने के बाद राहुल, करण और कुणाल का चचेरा भाई और सुष्मिता का प्रेमी, वो भी कुणाल के घर ही आया नहाने। उसने अपने सारे कपड़े, जूते और जेब में अपने पर्स और मोबाइल को निकाल के कपड़े और जूतों के साथ फर्श पे ही रख दिया और बाथरूम में चला गया नहाने। अब इत्तेफाक से करण का छोटा भाई कुणाल नहाकर बाहर निकला। उसने देखा कि उसका कज़न यानी राहुल के पर्स और मोबाइल ज़मीन पर पड़ा है, तो कुणाल ने उसी चीज़ों को उठाकर टेबल पर रख दिया। कपड़े और जूते रखने के बाद वो पर्स और मोबाइल रखने वाला था तो इत्तेफाक से देखा कि राहुल का फ़ोन अनलॉक है, जो शायद पहले से अनलॉक था या राहुल के हाथ से अनलॉक हो गया था। जैसे ही उसकी नज़र फ़ोन के स्क्रीन पर पड़ी, उसको इंस्टाग्राम का चैट दिखा राहुल और सुष्मिता का। पहले उसे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि एक देवर और भाभी के बीच एक नॉर्मल चैट होगा। पर जैसे ही कुणाल ने चैट्स के डेट और टाइम को देखा तो उसने चैट्स पढ़ना शुरू किया। उसके पांव तले ज़मीन खिसक गई। ये वही चैट्स पढ़ रहे थे
जो चैट्स मैंने अभी पूरा पढ़कर आपको शुरू में सुनाई। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने दही में पिल्स मिलाया, अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तक जो इंसान अपने भाई की मौत को एक नेचुरल डेथ समझ रहा था, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया कि ये तो उसका भाई का मर्डर है और कातिल कोई और नहीं, खुद उसकी अपनी बीवी और उसका अपना कजन चाचा का बेटा है। कुणाल तुरंत उस फोन को लेके अपने माँ और बहन के पास गया, जिसने सारे चैट्स का वीडियो रिकॉर्डिंग बना लिया पुलिस को एविडेंस के तौर पर देने के लिए। चैट्स पढ़ के माँ और बहन भी शॉक में चले गए, पर जैसे तैसे खुद को संभाल के राहुल के बाथरूम से बाहर निकल के अपने फोन मांगने से पहले ही फौरन पुलिस स्टेशन चले गए एफआईआर दर्ज करने। पुलिस ने चैट्स तो पढ़े पर एफआईआर दर्ज नहीं किया, इतना बड़ा सबूत होने के बावजूद। उल्टा पुलिस ये कहने लगे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करो, एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई फाउल प्ले आए तो हम हत्या का मुकदमा दर्ज करेंगे और उन दोनों को उठा लेंगे, फिलहाल तो आप घर वापस जाओ। पर कुणाल और उसके परिवार वालों ने हार नहीं मानी। कोशिश करते करते जब बात मीडिया और डीसीपी तक पहुंच गई तो पुलिस वाले एक्शन में आ गए। इधर सुष्मिता को इस बात की कोई खबर नहीं कि उसके और राहुल के चैट्स लीक हो चुके हैं और किसी ने उसको बताने की कोशिश भी नहीं की। अब ये लोग घर वापस आके सुष्मिता को कहते हैं कि कुछ ज़रूरी बात करनी है और उसे एक कमरे में ले जाते हैं, जहाँ कुणाल, करण की माँ, करण की बहन के अलावा और भी कुछ लोग होते हैं। जैसे ही सुष्मिता बेड पर बैठती है, कुणाल सुष्मिता से पूछता है, भाभी आपने मेरे भाई को क्यों मारा? ये सुन के पहले तो सुष्मिता सकपका जाती है, फिर कुणाल ने उसे वो चैट्स का वीडियो दिखाया, जिसके बाद सुष्मिता के पास सच बोलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो पहले शुरू में कहानी सुनाती है, मुझे करण बहुत मारता था, पीटता था, टॉर्चर करता था। तो परिवार वालों ने कहा कि अगर ऐसी बात थी तो हमें बताते, हम करण से बात करते, उसे समझाते। बट इन सब के बीच ये राहुल कहाँ से आ गया? सुष्मिता अपना जुर्म कबूल कर लेती है अपने ससुराल वालों के सामने। सुष्मिता के इस कन्फेशन का वीडियो रिकॉर्डिंग भी घर वालों ने किया। इसके बाद अब राहुल को बिठाया जाता है और घर वालों के पूछने पर राहुल भी एक्सेप्ट कर लेता है। इनके कन्फेशंस के ठीक आधे घंटे बाद पुलिस आके इन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। एक और पत्नी के हाथों एक और पति का कत्ल, और आखिर में मिला क्या? जेल की दीवारें। और उस 7 साल के बच्चे का क्या, जिसके सर से पिता का साया तो माँ ने पहले ही छीन लिया और अब माँ भी जेल में। समाज में सिर्फ कानून के बल पर नहीं, बल्कि अपनी मॉरल जिम्मेदारी के बल पर भी सुरक्षा और शांति का माहौल बनाना भी सबका कर्तव्य है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपका क्या ओपिनियन है और अगला केस कौन सा देखना चाहेंगे। प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन Instagram. ID in the bio and on the screen for more such short stories and a glimpse into behind the screen.